हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुषी चंद्रा है। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल और ऐप पे। जैसे कि आपको पता है कि एनएचएफ ने फार्मासिस्ट की पोस्ट पे 475 वैकेंसीज निकाली हैं और उसी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एसिड बेस एंड बफर्स। और अगर आपको फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से करनी है जिसमें आपको लाइव क्लासेस चाहिए और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में ज़रूर क्लिक करें, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड बेस और बफर होते क्या हैं। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अब बफर क्या होते हैं? बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें पीएच जिसकी पीएच वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। आप बफर में कुछ भी डालिए, आप बफर में अगर थोड़ा सा एसिड डालेंगे, बेस डालेंगे या उसको किसी भी पानी से भी डाइल्यूट करेंगे, उसकी पीएच वैल्यू वही रहेगी जो उसकी ओरिजिनल है। ये जो तीन डेफिनेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे एसिड बेस और बफर के लिए, जिसमें से पहला था लुइस कॉन्सेप्ट, दूसरा था अरहेनियस कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद आया हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो अरहेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है? अरहेनियस कॉन्सेप्ट अरहेनियस ने दिया था, ठीक है, और इसने पहले ही एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था केमिस्ट्री में। तो अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वो कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन है और जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाके हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी। तो जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल में HCl है, जो HCl है वो उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन है और जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। वही बेस बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है? OH नेगेटिव। इस ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है और वो जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा यानी कि पानी में जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करेगा। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? OH नेगेटिव। फिर आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रलाइजेशन था, जिसको हम कहते हैं एसिड और बेस को कंबाइन करके सॉल्ट बनाने का प्रोसेस, वही जो आर्हेनियस था उनके अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो क्या था? जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों कंबाइन होंगे तो वो वाटर बनाएंगे। ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन था। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशन से आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन से कभी कभी क्वेश्चंस पुट हो जाते हैं, तो हर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लिमिटेशंस इनके सबसे पहले क्या थे कि इन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन की बात तो करी है लेकिन ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इन्होंने एसिड और बेस की टर्म की बात करी है लेकिन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन की के टर्म्स में ही बात करी है। अगर हम एसिड को किसी नॉन एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, इन आर्हेनियस ने ये बात नहीं की। और ये जो आर्हेनियस थ्योरी है, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। जो कि वही जैसे मैंने अभी आपको बताया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में क्या एसिड और बेसिक की प्रॉपर्टीज होंगी ये आर्हेनियस थ्योरी नहीं बता पा रही है। ठीक है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नॉट एक्सप्लेन्ड। तो इन्होंने न्यूट्रलाइजेशन किसका एक्सप्लेन किया है? सिर्फ हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयंस का। ठीक है, इन्होंने एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन एज सच एक्सप्लेन नहीं किया। बेसिस जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है इन्होंने वो भी एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर आती है दूसरी दूसरी थ्योरी जो कि हमारी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो इनके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल है, इट कैन बी अ मॉलिक्यूल, कैटायन और एनायन which is capable of donating hydrogen ion to any other substance. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने भी
बात करी है कि एसिड में एसिड कोई ऐसा मटेरियल है, कोई मॉलिक्यूल कैटायन या अनायन जिसमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन आयन निकलने की भी बात करी है, लेकिन इन्होंने जो हाइड्रोजन आयन निकलने की बात करी है वो स्पेसिफिकली एक्वा सॉल्यूशन में नहीं की है, जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से अलग है। आर्हेनियस ने एसिड को पानी में डालने के बाद में हाइड्रोजन आयन निकलने की बात करी है और बेस को पानी में डालने के बाद में हाइड्रोक्साइड आयन निकलने की बात करी है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड को किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालने के बाद हाइड्रोजन आयन निकलने की बात नहीं करी है। उन्होंने बस ये बोला है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन है और विच इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग हाइड्रोजन आयन। सेम इज विद बेस, बेस इज अ सब्सटेंस which can accept a proton from other substance। मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड प्रोटॉन डोनर है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जैसे कि हम इस रिएक्शन से भी देख सकते हैं। एसिड हमारा ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है जो कि एसिड है, और बेस मतलब OH नेगेटिव हमको पता ही है, ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर बना रहा है। दूसरे रिएक्शन में वाटर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। फिर हम बात करेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे रिप्रेजेंट होता है? जब एक एसिड दूसरे बेस के साथ में मिलता है तो वो कोई दूसरा एसिड और दूसरा बेस बनाता है। अब हमेशा एक बात याद रखने वाली कि जो एसिड होगा वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और जो बेस होगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, अपनी ऑपोजिट चीजें बनाते हैं। अब इन जनरल क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो वीक कॉन्जुगेट बेसिस बनाते हैं, वहीं जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो वीक कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं। मतलब कि किसी एसिड से बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो एक वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। इसकी लिमिटेशन ये थी, जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इसकी लिमिटेशन ये थी, a large number of acid base reactions are known in which no proton transfer take place। जरूरी नहीं है कि हर एसिड बेस रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन आयन का आदान प्रदान हो रहा हो। जैसे कि हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के केस में, ये एक एसिड है, यही एक बेस है जो कि SO2 पॉजिटिव और SO3 2 नेगेटिव बना रहा है, अपने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं। फिर आते हैं लुईस कॉन्सेप्ट पे। लुईस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम। एसिड जो है, एन एसिड इज द स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लुईस के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसी स्पीसीज है दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी तो फिर वो क्या बनाएगी? बॉन्ड। तो वहीं अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड वो एक ऐसी स्पीसीज है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है। वहीं बेस डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई भी चीज या तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है किसी बॉन्ड को बनाने के लिए। तो एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर लुईस एसिड्स। जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं दैट दे आर लुईस एसिड्स, बट ऑल लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ये एक ट्रिकी स्टेटमेंट है, तो इसको MCQ के फॉर्म में दे सकते हैं। कुछ लुईस एसिड्स के एग्जाम्पल हमारे पास हैं H पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, कार्बोनियम आयन। और कुछ लुईस बेस के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अमोनिया, वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन। तो इस लुईस थ्योरी का लिमिटेशन क्या है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो लुईस एसिड और बेसेस हैं, इनकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है कि किस टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करती है। जो लुईस एसिड्स और बेसेस होते हैं, ये कुछ रिएक्शंस में, जो हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कुछ ये रिएक्शंस होती हैं जिनमें ये रिएजेंट की तरह काम करते हैं। तो इन लुईस एसिड और बेसिस की स्पेसिफिकली जो स्ट्रेंथ है वो उन रिएक्शन के टाइप पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि अगर हम एसिडिटी के बेसिस पे इन्हें अरेंज कर दें या बेसिसिटी के बेसिस पे अरेंज कर दें, वो पॉसिबल नहीं है।
दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी लिमिटेशन ये है कि एज लुईस एसिड बेस रिएक्शंस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी फास्ट रिएक्शंस. However, there are many acid base reactions which are slow. हमको पता है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है which that is expected to be a very fast reaction. लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी लुईस एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं जो कि स्लो होती हैं. तो ये तो बात रही हमारी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स पे जिसपे एसिड और बेस की डेफिनेशन आई है और इवॉल्व हुई है. फिर अब हम दूसरी बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ और एसिड और बेसिस, जो हमने भी पिछली स्लाइड में बात करी. रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है? तो अब जो एसिड और बेसिस होते हैं वो या तो मोनोप्रोटिक हो सकते हैं या फिर पॉलीप्रोटिक हो सकते हैं. तो अब मोनोप्रोटिक का मतलब, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, और पॉली का मतलब होता है मोर देन वन. ठीक है. तो इफ एन एसिड डिसोसिएट्स वन प्रोटॉन then it is monoprotic, whereas if it has more than one protons to dissociate then it is polyprotic. ठीक. अब रिलेटिव स्ट्रेंथ की क्या मतलब है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ये है कि हमको पता है, हमने भी डेफिनेशन में बताया कि एसिड हमारा प्रोटॉन डोनर होता है, बेस हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है. तो इसीलिए द ईज, कितनी आसानी से कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाता है. वही उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है. So the ease with which an acid donate and a base accept protons is known as its relative strength. If a base combines with one proton, then it is monoprotic, and if it combines with more than one proton, then it is polyprotic. Base will combine, acid will dissociate. अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि किसी भी डाइल्यूट एक्वस मीडियम में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे. कोई भी एसिड है, अगर उसको हम किसी भी डाइल्यूट एक्वस मीडिया में डालेंगे, अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब कंप्लीटली अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. वहीं वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड्स आर दोज व्हिच ओनली पार्शियली डिसोसिएट इन डाइल्यूट एक्वस मीडिया. Strength of a base is expressed in terms of acid dissociation constant of its conjugate acid and vice versa is for acid. किसी भी बेस की अगर हमको स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है तो वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है? तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड. हमको पता है कि जो बेस होगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा. ठीक है. अब वो कॉन्जुगेट एसिड कितनी स्ट्रेंथ के साथ में डिसोसिएट होगा, वो उस पर्टिकुलर बेस जिससे वो बना है, जिस बेस से वो कॉन्जुगेट एसिड बना है, उस बेस की स्ट्रेंथ को बताएगा. सेम चीज एसिड के साथ में होती है. अगर एसिड ने कोई कॉन्जुगेट बेस बनाया है तो उस कॉन्जुगेट बेस की हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन आयन, वो हाइड्रोक्साइड आयन निकालने की टेंडेंसी या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो उस एसिड की स्ट्रेंथ को बताएगा. ये सारी चीजें हमारी थ्योरी से ही निकल के आई हैं, जो कि हमने भी 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पीछे. अब जो Ka होता है वो होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और सॉरी रिलेटिव स्ट्रेंथ, और Kb होता है बेस के लिए. फिर हम बात करेंगे पीएच के बारे में. तो पीएच जो टर्म था वो हमको किसने दिया था? पीएच टर्म वाज गिवन बाय सोरेनसन इन 1909. What is pH? It is negative of the logarithm to base 10 of its hydrogen ion concentration. Base log 10 का negative log base 10 of hydrogen ion is known as pH. pH is minus log base 10 hydrogen ion की concentration. ये जो ब्रैकेट है, इस पर्टिकुलर स्क्वायर ब्रैकेट अगर हमने किसी हाइड्रोजन आयन के आगे, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट हम जहां भी लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी लिखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन. जैसे कि अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है हाइड्रोजन आयन, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन. जो पीएच स्केल होता है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14.
ये पता होना चाहिए। 0 to 6 एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 8 से 14 बेसिक होता है। अब हमें इसमें एक और चीज होती है, इफ द पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स बिलो 7.35, तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एसिडोसिस। अब एसिडोसिस और एल्कलोसिस दो चीजें होती हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एसिडोसिस क्या होता है, जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो it leads to increased carbonic acid and hydrogen ion levels and respiratory acidosis results. Respiratory acidosis कब होता है, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आयन बढ़ जाता है। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन आयन के लेवल भी बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्लड में एसिड बढ़ रहा है। कार्बोनिक एसिड एक एसिड है ना, तो ब्लड में एसिड बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिडोसिस। वहीं पे एल्कलोसिस क्या होता है, द रिडक्शन इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एल्कलोसिस एसिडोसिस से उल्टा है, अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो एल्कलोसिस होता है। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं बफर की। बफर हमको पता है क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसका पीएच कभी भी चेंज नहीं होता, आप उसमें कुछ भी डाल लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है बफर, कैसे बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड ईदर बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड विद इट सॉल्ट और अ वीक बेस विद इट सॉल्ट। हमारे पास में दो टाइप के बफर्स होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर कैसे बनता है, वीक एसिड को उसके सॉल्ट के साथ में मिला दोगे तो फिर एसिडिक बफर बनेगा। बेसिक बफर कैसे बनेगा, किसी वीक बेस को उसके सॉल्ट के साथ मिला दोगे तो बेसिक बफर बनेगा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बफर के टाइप्स क्या होते हैं, बफर की डेफिनेशन, बफर कैसे बनता है और बफर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, पीएच बफर का कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पीएच चेंज नहीं होता, आप कुछ भी डाइल्यूशन कर लीजिए, इवन एट द स्लाइटेस्ट क्वांटिटीज, थोड़ी सी भी क्वांटिटीज अगर आपने एसिड और बेस की डाल दी तब भी पीएच चेंज नहीं होगा। पीएच ज्यादा दिन तक अगर आप अपने बफर सोल्यूशन को रखेंगे तब भी चेंज नहीं होता है। अब साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट चीज, इम्पॉर्टेंट एसिड्स एंड बेसेस और उनके फॉर्मूला, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि बोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, या ये इससे इंटरचेंज होकर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए एसिड्स और उनके फॉर्मूला। तो बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम सबको पता ही है, NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH और फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। अब हम बात करते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के बारे में, वो क्या है और वो किस बारे में है। तो उदित फार्मेसी आपको यूपी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए अपना एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, ई बुक पीडीएफ नोट्स होंगे, सिलेबस वाइज एमसीक्यू टेस्ट होंगे, मॉडल पेपर होगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में ये आपको सिखाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आप इस कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कोर्स को खरीदने के लिए सबसे पहले आपको उदित फार्मेसी क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड करना है अपने गूगल प्ले स्टोर से। फिर आपको उसको खोल के उसमें लॉगिन और साइन अप करना है। लॉगिन और साइन अप होने के बाद आपको ये स्टोर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूपी फार्मासिस्ट NHM 2022 कोर्स बाय उदित फार्मेसी। यही वो कोर्स है जहाँ पे आपको सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसके थ्रू आपको सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी अपने यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। यहीं से आप उसे खरीद सकते हैं।